जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलते हैं आज के वीडियो में। एक ही वीडियो में मैं आपको धातु अधातु हरित क्रांति सब पढ़ाने वाला हूँ। कृपया इसे देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा तरीक़ा से मैं बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर बतावे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको जो है अच्छा से कवर करवा रहे हैं। इसलिए आप अच्छा से देखिए, गौर से देखिए, कॉपी कलम हो तो निकाल कर और इसे नोट करके याद भी कर लीजिए, और 2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। धात्विक तथा अधात्विक खनिज में अंतर को बतावे। अंतर माने क्या? कमियां क्या है? इसमें है जो इसमें नहीं है, इसमें है जो इसमें नहीं है, यही अंतर है, कमियां है। तो सबसे पहले जानते हैं धात्विक खनिज है क्या। तो धात्विक खनिज है क्या? अब देखिए, जिसमें लोहे की धात्विक माने धातु, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाए उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए उसे धात्विक खनिज, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाए उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मतलब ये होता है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है? तो उत्तर है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के अंतर को निम्न तालिका में समझा जा सकता है। या आप ये लिख सकते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। जैसे पहला देखिए, इस तरह से बॉक्स बनाइएगा वहाँ पे भी, एग्जाम में भी, और जो है अच्छा से देखिए। पहला, धात्विक खनिज इन्हें गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। धात्विक खनिज को गलाने पर क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? धातु का। पहला। दूसरा कहता है ये कठोर एवं चमकने वाले होते हैं। तो ये चमकेगा तो ये नहीं चमकेगा। ये धातु से गलाने पर जो क्या होता है, कहते हैं इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त होता है, और इससे गलाने में धातु प्राप्त नहीं किया जाता है। मतलब उल्टा कीजिए, इनमें होता है तो इनमें नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप एगो याद कीजिएगा तो एगो अपने याद हो जाएगा। और जैसे देखिए, इन्हें गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, तो इन्हें गलाने पर धातु की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। दूसरा में देखिए, इस पॉइंट को मिलाइए और इस पॉइंट को मिलाइए। ये कठोर एवं चमकने वाले होते हैं। और आप अधातु और धातु में पढ़े ही होंगे कि धातु ऐसा पदार्थ है जैसे चोट मारने पर चूर नहीं होता है, कठोर होता है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होता है, तो ये चमकीला तो होबे नहीं करेगा। कहता है कि ये कठोर और चमकने वाली होती है, कौन सी? धात्विक। लेकिन अधात्विक जो है चमकने वाली नहीं होती है। तीसरा है, इन्हें प्रायः अग्नि चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इसे तो अग्नि चट्टान से प्राप्त नहीं किया जाएगा, तो इसे लिखा है, कहता है इन्हें प्रायः अग्नि चट्टान से प्राप्त किया जाता है। और तीसरा में कह रहा है कि यह प्रायः परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कौन दार? तो परतदार। चौथा कह रहा है इसे पीट कर तंतु निकाले जा सकते हैं। इन्हें पीट कर तंतु नहीं निकाला जा सकता है, यह घातवर्तन्य होते हैं। फलतः चूर कहता है फलतः चूर चून हो जाते हैं। मन चूर होना चाहिए, चूर हो जाते हैं। ये अघातवर्णनीय होते हैं, फलतः यह चूर हो जाते हैं। अब समझे कि धात्विक खनिज इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त करते हैं, इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त नहीं किया जाता है। ये कठोर एवं चमकीला होता है, ये कठोर और चमकीला नहीं होता है। यह कहता है कि ये इन्हें प्रायः अग्नि चट्टानों से प्राप्त करते हैं, इसे परतदार चट्टानों से प्राप्त करते हैं। इसे पीट कर तंतु निकालते हैं, इसे पीटने पर चूर हो जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित का एगो अर्थ समझिए, हरा, हरियर, हरित का एगो मतलब समझिए, हरियर ना। अब देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति से क्या समझते हैं? जब भारत में जो है उपजा नहीं होते थे, बहुत अधिक उपजा नहीं होते थे, बिहार सब में नहीं होते थे, तो अधिकतर जो है खाद सबका प्रयोग नहीं किया जाता था। खाद सबका जो है अच्छा से मतलब कि नहीं छिड़काव करते थे, इसलिए नहीं होते थे। लेकिन जब उर्वरक देने लगा, खाद सबका जो है उपयोग करने लगा, तो आज जो है हरा भरा हो गया। तो क्या समझे इससे कि जब
खेती बाड़ी अच्छा से नहीं होने लगे, उसमें खाद उर्वरक नहीं डाले गए तब खेती नहीं होते थे, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक के अनुसार जब इसमें उर्वरक का उपयोग किया गया तो ये हरा भरा हो गया। तो हरी क्रांति इसी को कहते हैं, जब पैदावार बढ़ाने के लिए जो है उर्वरकों की उपयोग किया जाए और पैदावार बढ़े, उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, कौन सा बीज उन्नत देख रहे हैं ना, BB11 ऐसे श्री राम ये सब है। तो भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए बीज माने जो है बुनने वाला बिया जिसे कहते हैं बीज, रासायनिक उर्वरक, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, देखते हैं ना कैल्शियम वो डालो, पोटाश वो सब साधनों का अपनाने पर जोर दिया गया। कहते भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ी। फसलों का उत्पादकता क्या हुआ, काफ़ी बढ़ा। गेहूँ जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। क्या कहते हैं कि गेहूँ जैसे खाद्यान्न में गुणात्मक रूप से क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कृषि क्षेत्र की यही क्रांति हरित क्रांति के नाम से जाने जाते है। शॉर्ट में कहे तो कि पैदावार बढ़ाने के लिए जो उर्वरक का उपयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है और उत्तम बीज का जो व्यवहार करते हैं उसे हम हरी क्रांति कहते हैं। एक बार और, हरी क्रांति से आप क्या समझते हैं, भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई साधनों का जो अपनाया जाने लगा और अत्यधिक फसलों का उत्पादन काफ़ी बढ़ी, तो इसी व्यवस्था को हम हरित क्रांति कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि जल संसाधन के उपयोग जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। उपयोग, अब एक बात बताइए, जल का हम क्या उपयोग करते हैं, सोकर जब उठते हैं तब जल का प्रयोग करते हैं, हमेशा जल का प्रयोग ही करते रहते हैं। जल संसाधन के उपयोग क्या है, उपयोग को लिखे। जल संसाधन के क्या उपयोग है उसको लिखे। उत्तर, जल की महत्ता को प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जल ही जीवन है कहा था। कि प्राचीन में कहा था कि जल ही क्या है, जीवन है, कहकर निरूपित किया गया। प्राणियों में 65 कहता है, प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जलीय अंश ही विद्यमान है। जल का अंश क्या है, विद्यमान है। पेयजल, घरेलू कार्य, देखिए अब जल का उपयोग, पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन कार्यों में जल का संसाधन का उपयोग अपरिहार्य है, माने कि कहने से बाहर बहुत किया जाता है। साथ ही विकास के अन्य रूपों जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी आदि में जल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ये मूल बात है कि जल संसाधन को क्या उपयोग है, लिखे। तो उपयोग क्या है, जल संसाधन प्राचीन काल में जल संसाधन को ही जीवन माना गया था। हर एक प्राणी में 65 प्राणियों में 65% जल रहते हैं, पौधा में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहते हैं। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, स्वास्थ्य आदि जितना है, परमाणु संयंत्र, सभी में किसका प्रयोग करते हैं, जल का ही तो उपयोग किया जाता है, जल का ही उपयोग होता है। चलते हैं अगला, और कहते हैं तो मत्स्य पालन इस तरह से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपका चौथा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बिहार के कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। बिहार में कितने प्रकार के फसलें उगाई जाती है। बिहार में 4 प्रकार की फसल उगाई जाती है। पहला भदई, भादो महीना में, अगहनी, धान, सब इसे ही खरीफ फसल कहते हैं, अगहनी। दूसरा हो गया रबी फसल, तीसरा हुआ गरमा, कगरमा। तो ये बिहार में 4 प्रकार की फसल है, भदई, अगहनी, खरीफ, रबी फसल और कगरमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, सो देखिए, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार की सहायक है। फसल चक्रण, अब चक्रण का मतलब समझिए, माने कि चक्रण का अर्थ होता है, फसल मान तो हो गया आपका खेती बाड़ी फसल करना, और चक्रण माने होता है घुमा घुमा के करना, चक्कर लगा लगा के, चक्कर लगा
लगा के चक्कर लगाएंगे। अब जैसे कि देखिए, एक बार धान की खेती करते हैं तो एक बार गेहूँ का, एक बार गेहूँ करते हैं तो इसी में दाल का, तो ये हुआ क्या, फसल चक्रण। माने फसल चक्रण उसे कहते हैं जो खेती में मतलब कृषि कार्य अदल बदल के कृषि किया जाए। एक बार धान, एक बार गेहूँ, इस तरह के फसल के अदल बदल को हम फसल चक्रण कहते हैं। अब वही बात है कि दो धान फसलों के बीच एक दलहन की फसल का उपयोग फसल का उगाना फसल चक्रण कहलाता है। ये दो धान फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा का पोषीय स्तर, अब संरक्षण देखिए, फसल चक्रण हो गया कि दो धान फसलों के बीच एक दलहन का फसल करना फसल चक्रण है। और मृदा का संरक्षण माने सुरक्षा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, दलहन के द्वारा मृदा का पोषणीय स्तर, पोषणीय माने जो है ताकतवर, पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। मृदा के पोषणीय स्तर को क्या रखा जाता है, बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। कहता है दलहन के जो पौधा होता है उसके जड़ में नाइट्रोजन रहते हैं। जो आप देखेंगे केपीटी, पोटासियम नाइट्रोजन जो होता है किस में रहता है, खाद में देखिएगा, क्योंकि इसकी ये जब देते हैं तो खेती जो है अच्छा होता है ना। तो इसी को मतलब दलहन की खेती में जो है बीज जो है पौधा, उसके जो है जड़ में है ना वो रहता है नाइट्रोजन। यही कारण है कि जब लोग मतलब कि दाल की खेती करते हैं तो वो दाल का खेती करने के बाद उसी खेत में उस दाल को सड़ा गला देते हैं, ताकि हमें नाइट्रोजन का मिले और पोषक तत्व मिले और हमारा उपजा अधिक हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त में शेयर कीजिए, और इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से इसी अंदाज के साथ चलते हैं।